करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए कि नेम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड या व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, तो आपने 4 करेक्टरिस्टिक्स के नाम लिखने हैं। लाउडनेस है, पिच है, क्वालिटी है एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये हमारे अलग अलग जो है वो ये लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन फिलहाल अगर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड पूछे जाएं तो आपने चारों के नाम लिखने हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड। क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, एक्सप्लेन लाउडनेस हो या एक्सप्लेन लाउडनेस विद इट्स फैक्टर्स या व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच लाउडनेस डिपेंड, एक्सप्लेन। तो बेसिकली लाउडनेस की डेफिनेशन के साथ उसके फैक्टर्स ही हैं जो यहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं। सबसे पहले लाउडनेस, आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम किसी ऊंची आवाज़ और किसी हल्की आवाज़ में तमीज़ कर सकें, उसको हम लाउडनेस ऑफ साउंड कहते हैं। लाउडनेस इज द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच लाउड ऊंची आवाज़ एंड फेंट हल्की आवाज़ साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश। फ़र्क इनमें हम कर सकें, वो आवाज़ की खसूसियत जो होती है, वो प्रॉपर्टी जो होती है, उसको हम लाउडनेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डेफिनेशन के बाद हमने एग्जाम्पल करनी है, और एग्जाम्पल व्हेन वी टॉक्स स्टार्ट होती है और अप टू लाउड तक, जिसमें हमने बताना है कि जब हम अपने दोस्तों के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमारी आवाज़ फेंट होती है, लो होती है, हल्की आवाज़ में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम पब्लिक गैदरिंग में एड्रेस कर रहे होते हैं लोगों को के साथ, जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी पब्लिक जगह पे जहाँ तकरीर वगैरह हम कर रहे हो, तो उस वक्त जो है हमारी आवाज़ जो होती है वो लाउड होती है। आगे हमने बताना है कि लाउडनेस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो हमने फैक्टर्स की एडिंग डालनी है और हमने बताना है लाउडनेस ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ देम आर डिस्कस बिलो। बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें लाउडनेस डिपेंड करती है, और उनमें से कुछ जो है हमारे पास वो ए बी इस तरह करके जो है वो सी और एक डी, डी अभी मैं बताऊंगा कौन सा है। तो 4 जो हमारे पास फैक्टर्स हैं जिस पे लाउडनेस डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी का मतलब क्या है? जैसा कि हमारे पास अगर एक गिटार है हमारे पास, उसके स्ट्रिंग्स को अगर हम हल्का सा खींचेंगे तो वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। मीन पोजीशन से हट के 2 पॉइंट्स के दरमियान वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो मीन पोजीशन से जितना वो स्ट्रिंग ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करता है वो उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। अगर स्ट्रिंग को जोर से खींचेंगे तो वो मीन पोजीशन से ज्यादा दूर तक वाइब्रेट करेगा, यानी कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान फासला ज्यादा होगा। इसी को ही हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एक ड्रम है, ड्रम को आहिस्ता स्ट्राइक करेंगे उसके मेम्ब्रेन पे, उसकी खाल पे, तो वो हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा, मीन पोजीशन से कम आगे पीछे मूव करेगा। लेकिन जोर से मारेंगे तो वो मीन पोजीशन से ज्यादा आगे पीछे मूव करेगा। तो मीन से एक्सट्रीम तक फासला जो है वो हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो लाउडनेस और एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी में एक रिलेशन है, दैट इज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो हमने सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा हुआ है द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। उसके बाद एग्जाम्पल है आगे कि वो डायरेक्टली कैसे वेरी करती है। पहले एग्जाम्पल जो है वो ये देता है कि अगर हमारे पास एक सितार है और उसकी वायर्स को जो है वो हम प्लग करें तेजी से, तो आवाज़ जो है हमारे पास जो है वो लाउड आएगी। लेकिन अगर हम उसकी वायर्स को आहिस्ता प्लग करेंगे तो आवाज़ जो है हमारे पास लो आएगी। इसी तरह एक हमारे पास ड्रम हो तो उसको ज़ोर से स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ लाउड आएगी, आहिस्ता स्ट्राइक करेंगे तो आवाज़ जो है वो फेंट आएगी हमारे पास। तो ज़ोर से स्ट्राइक करने का मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा रहे हैं, और आहिस्ता स्ट्राइक करने का मतलब उस एम्पलीट्यूड जो है वो ड्रम के मेम्ब्रेन का कम है हमारे पास। और इसके साथ ये साइड में आपको 11.7 डायग्राम नज़र आ रही है। ये डायग्राम हमने बनानी है जिसमें वेव्स शो की गई हैं, लाउड और क्वाइट वेव, लार्ज एम्पलीट्यूड और लो एम्पलीट्यूड शो किया गया है। और याद रखें कि ऊपर वाली डायग्राम जो है उसमें वेव्स जो हैं उनकी मीन पोजीशन से ज़्यादा हाइट होनी चाहिए, और नीचे वाली
स्मॉलर एम्पलीट्यूड का जो है वो मीन पोजीशन से उनकी हाइट कम होनी चाहिए। बाकी वेव्स की तादाद जो है दोनों में बराबर बनानी है हमने। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी के एंड में 11.7 बनानी है। उसके बाद है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, उसका एरिया कितना है उस पर लाउडनेस डिपेंड करती है। अगर एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी, अगर एरिया कम होगा तो आवाज़ जो है वो हल्की होना शुरू हो जाएगी। द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और नेक्स्ट पेज में उसने एग्जांपल दी हुई है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, अब भी इसके साथ लिख लें। द लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज directly with the area of vibrating body. The loudness of sound is directly proportional भी लिख सकते हैं। The loudness of sound is directly proportional to the area of vibrating body. तो ये फर्स्ट लाइन के बाद आपने एक लाइन लिखी, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। और आप लोग जानते हैं कि एरिया डायरेक्टली का मतलब क्या होता है, एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ भी बढ़ती है। उसके बाद एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। उसने एग्जाम्पल यहाँ पे दो दी हुई हैं, एक ड्रम की एग्जाम्पल दी है। वो कहता है छोटा ड्रम है हमारे पास और एक बड़ा ड्रम है, छोटे ड्रम को स्ट्राइक करेंगे उसका एरिया कम है, आवाज़ भी कम आएगी। बड़े ड्रम को उतनी फोर्स से स्ट्राइक करेंगे तो उसका एरिया ज़्यादा है और आवाज़ भी ज़्यादा आएगी, लाउड आएगी हमारे पास। इसी तरह वो सेकंड एग्जांपल में कहता है कि अगर हमारे पास एक ट्यूनिंग फोक है, और ट्यूनिंग फोक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, उसको अगर हम रबड़ हैमर से स्ट्राइक करते हैं तो आवाज़ जो है वो फीबल आएगी, बहुत हल्की आवाज़ आएगी। लेकिन उसी ट्यूनिंग फोक को रबड़ पैड से स्ट्राइक करके किसी टेबल की सरफेस के साथ स्ट्राइक कर दें तो टेबल की सरफेस भी उसके साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से आवाज़ लाउड होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया के बढ़ने से जो है वो आवाज़ लाउड हो जाती है। तो ये हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, फॉर एग्जांपल से लेके वॉइस वर्सा तक। उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। अब डिस्टेंस जो है इसका रिलेशन जो है वो इनवर्सली का है। यानी कि पहली दो फैक्टर्स जो थे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और डिस्टेंस जो है हमारे पास लाउडनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट लाइन में आप खुद से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। इट इज कॉज, बल्कि ऐसा करें आप इसके लास्ट में लिख लेना लाजमी, इस पैराग्राफ के लास्ट में लिख लेना, स्टार्ट में भी लिख सकते हैं, लास्ट में लिख लें। लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। तो इस पैराग्राफ के एंड में अगर फर्ज करें आपने लिख दिया है तो इस पैराग्राफ में उसने क्या बात बताई है, वो कहता है लाउडनेस ऑफ द साउंड आल्सो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द लिसनर। वो कहता है कि लाउडनेस जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। इट इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन एम्पलीट्यूड ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस। यानी कि इन्वर्सली क्यों है, क्योंकि जितना फासला जो है वो बढ़ता जाता है तो आवाज़ इतना डिस्टेंस जब ट्रेवल करती है तो उस आवाज़ का एम्पलीट्यूड छोटा होता जाता है। और एम्पलीट्यूड के छोटे होने से हमने पढ़ा था कि आवाज़ जो है वो फेंट होना शुरू हो जाती है, हल्की होना शुरू हो जाती है। तो लास्ट लाइन का मतलब ये है कि डिस्टेंस के बढ़ने से आवाज़ जब ट्रैवल करती है उस हिस्से में तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने की वजह से उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से लाउडनेस कम हो जाती है। और एंड में हमने एक लाइन लिखी है, लाउडनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो ये हमारा सी फैक्टर था। उसके बाद हमारे पास लास्ट फैक्टर है, हमारे पास यहाँ पे हमने डी लिख के और लास्ट फैक्टर की हेडिंग डाली थी, जो कि हमारे पास है फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। लिखा भी हुआ है बीच में, ये लिखा हुआ है फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर डी पार्ट, यानी कि लाउडनेस जो है इंसानी कान की सेहत पे भी डिपेंड करती है कि वो कैसा है, डिफेक्टेड है या सेंसिटिव है। अगर सेंसिटिव होगा यानी कि अच्छी हालत में होगा तो आवाज़ जो है वो क्लियर आएगी, लाउड आएगी हमें। और अगर डिफेक्टेड होगा कान, ऐसी सूरत में आवाज़ जो है वो हमें फेंट आएगी, हल्की आएगी। तो loudness also depends upon the physical condition of the ear of the listener.
A sound appears loud to person with sensitive ears than to a person with defected ears. Sensitive ears में यानी कि जो नॉर्मल कान होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनको आवाज़ जो है लाउड आती है, लेकिन जो डिफेक्टेड ख़राब हुए होते हैं उनको आवाज़ हल्की आती है। एंड में हमने एक सेंटेंस लिख दिया कि एक करेक्टरिस्टिक्स आवाज़ की ऐसी भी है जिसका फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको हम इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। और ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमारे पास लाउडनेस कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिच और क्वालिटी। वैसे तो सेपरेट भी आ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पिच और क्वालिटी का एक साथ आता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन पिच एंड क्वालिटी ऑफ साउंड। तो दोनों के दोनों आमतौर पे एक साथ लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। एज शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए इनमें से कोई भी करेक्टरिस्टिक्स, तो आपने डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिख देनी है। तो पिच ऑफ साउंड डेफिनेशन, आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम किसी भारी और किसी मध्यम यानी कि बारीक आवाज़ में तमीज़ कर सकें, उस करेक्टरिस्टिक्स को हम पिच ऑफ साउंड कहते हैं। भारी आवाज़ और बारीक आवाज़, जैसा कि एग्जाम्पल में हम आगे पढ़ेंगे कि ये एग्जाम्पल की बल्कि मार्किंग में आपको बता देता हूँ। द फ्रीक्वेंसी से लेके हाई पिच तक, तो इसमें हमने ये बताना है एग्जाम्पल में कि जो लेडीज़ होती हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो श्रिल होती है, और जो मैन होते हैं उनकी आवाज़ जो होती है वो भारी होती है, ग्रेव होती है। और लेडीज़ की जो है वो आवाज़ बारीक होती है हमारे पास। और वो कहता है कि डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ती जाती है उतनी पिच बढ़ती जाती है, उतना ही जो है वो फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से आवाज़ जो है वो श्रिल होना शुरू हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से आवाज़ श्रिल होती जाती है। जैसा कि उसने फर्स्ट लाइन में, ये फर्स्ट लाइन जो है हमारे पास इस पे हेडिंग आनी है फ्रीक्वेंसी की। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी, हायर पिच मींस ए हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा। वो कहता है पिच के बढ़ने से जो है, सॉरी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से जो है वो पिच इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से पिच इंक्रीज हो जाती है, और पिच का इंक्रीज होने का मतलब ये होता है कि आवाज़ श्रिल जितनी ज़्यादा होती चाहे उतनी ही पिच जो है वो इंक्रीज हो रही होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी की एडिंग थी, और उसके बाद जो हमने किया था ये जो इस वक्त बोल्ड हुआ हुआ है ये हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है। और लास्ट में ये जो टू लाइंस हैं इसमें हमने हेडिंग डाली है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। ये बेसिकली ग्राफिकली हमने इनमें रिलेशन को शो किया है, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 11.8। 11.8 तो नहीं पेपर में लिखना, लेकिन एज शोन इन फिगर हमने जरूर लिखना है। और ये 11.8 डायग्राम आप देखें, इसमें आप देखेंगे कि दो वेव्स जो हैं वो शो हुई हैं। नीचे वाली वेव जो है उसमें वेव्स की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो नीचे वाली जो है वो हमने ज़्यादा वेव्स शो की हैं, क्योंकि ये 1 सेकंड में ज़्यादा वेव्स गुजर रही हैं किसी पॉइंट में से। और ऊपर वाली वेव्स जो हैं वो हमने कम वेव्स शो की हुई हैं, और बड़ी बड़ी वेव्स शो की हैं, क्योंकि वो 1 सेकंड में कम वेव्स गुजरती हैं। तो ऊपर वाले लो फ्रिक्वेंसी है, और नीचे वाला हमारे पास हाई फ्रिक्वेंसी है। हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब हाई पिच, और लो फ्रिक्वेंसी का मतलब लो पिच। तो ये डायग्राम जो है ये हमने लास्ट लाइन के साथ ड्रॉ करनी है। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ साउंड। आवाज़ की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम दो आवाज़ें जिनकी लाउडनेस और पिच सेम हो फिर भी हम उनमें फ़र्क कर सकें, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स को हम क्वालिटी ऑफ साउंड कहते हैं। द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड्स, दो आवाज़ें ऑफ सेम लाउडनेस जिनकी लाउडनेस भी सेम है एंड पिच, और पिच भी सेम है, फिर भी हम उनमें फ़र्क कर सकें, तो ये क्वालिटी की वजह से होती है आवाज़ की। इसकी एग्जांपल हम यूँ दे सकते हैं, ये नीचे हमारे पास एग्जांपल है। अगर हम कमरे से बाहर जो हैं वो खड़े हुए हैं, और कमरे के अंदर जो है जो दो इंस्ट्रूमेंट बजाए जा रहे हैं, एक पियानो बजाया जा रहा है और एक फ्लूट बजाया जा रहा है, और दोनों की अगर लाउडनेस और पिच सेम रखी जा रही है, फिर भी हम उनकी क्वालिटी की वजह से उनमें डिफरेंस कर सकेंगे। तो फिर भी उनमें जो हम डिफरेंस कर पाते हैं वो क्वालिटी की वजह से ही है। तो ये हमारे पास जो है ये इसकी एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास हेडिंग आनी है वेव फॉर्म की, और वेव फॉर्म जो है वो नेक्स्ट पेज में
ईच अदर तक जाएगा। फिगर 11.9 से लेके ईच अदर तक जो है ये वेव फॉर्म की एडिंग है, और इसके साथ जो है ये आप देख सकते हैं ये 11.9 जो फिगर है ये हमने ड्रॉ करनी है, जिसमें ए बी सी तीन इंस्ट्रूमेंट्स की वेव्स जो हैं वो शो की गई हैं। ये वेव्स बनाते वक्त एहतियात रखिएगा कि वेव्स की तादाद सेम नज़र आए तीनों में, जैसे कि 1 2 3 तीन तकरीबन नज़र आ रही हैं वेव्स। नंबर 2, वेव्स की हाइट तीनों में सेम आपको नज़र आए। वेव्स की तादाद बराबर करने का मतलब फ्रीक्वेंसी हमने सेम रखी हुई है, यानी कि पिच सेम रखी हुई है। और वेव की हाइट बराबर रखने का मतलब एम्पलीट्यूड सेम रखा हुआ है, यानी कि लाउडनेस जो है वो हमने सेम रखी हुई है। बाकी हमने जो है वेव फॉर्म में थोड़ी तब्दीली करनी है। ट्यूनिंग फोक जो है वो सिंपली हमने ड्रॉ कर देना है, उसमें कोई हमारे पास जो है वो अप्स एंड डाउन्स नहीं है। फ्लूट जब हम बनाएंगे तो ऊपर वाले हिस्से को थोड़ा सा हमने जो है वो अप्स एंड डाउन्स उसमें शो करने हैं, जैसा कि ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है। और अगर हमारे पास क्लैरिनेट है तो ये इसका जो है हमारे पास वेव फॉर्म देखेंगे तो ये सारी जो है वो इसमें अप्स एंड डाउन्स हर वेव के हर हिस्से में जो है वो हमें दिखाई देगी। तो ये जो है तीन जो है डायग्राम्स जो हैं ये हमने वेव फॉर्म के साथ ड्रॉ करनी है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड आता है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ साउंड चूँकि ये लार्ज टॉपिक है, ये हमारा स्मार्ट टेबल्स में शामिल है, लेकिन अभी चूँकि टाइम कम है इसलिए हम स्पीड ऑफ साउंड कर लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड एक्सप्लेन दैट स्पीड ऑफ साउंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने बताना है कि मुख्तलिफ जगह पे स्पीड ऑफ साउंड जो है उसमें तब्दीली वाक़या होती है। ये हमारा क्वेश्चन जो है स्पीड ऑफ साउंड, इसमें हमने एक्सप्लेन करना है कि स्पीड ऑफ साउंड मीडियम के लिहाज से जो है वो चेंज होती रहती है, और मीडियम हमारे पास कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके लिहाज से जो है इसके अंदर वेरिएशन होती है। इन तीनों को हमने आपस में कंपेयर भी करना है। कंपेयर कैसे करना है, हमने ये बताना है कि सॉलिड के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज़्यादा होती है, लिक्विड के अंदर उससे कम होती है, और गैसेस के अंदर सबसे कम जो है स्पीड ऑफ साउंड होती है हमारे पास। इसके अलावा कंपेयर भी किया गया है गैसेस के साथ, जो है वो सॉलिड और लिक्विड को कंपेयर किया गया है, जो कि एमसीक्यू में भी आ सकता है। जैसा कि उसने लिखा है, इन जनरल द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स दैट ऑफ गैसेस। 5 टाइम्स जो है एमसीक्यू में आ सकता है कि लिक्विड के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड 5 गुना ज़्यादा है गैसेस की निस्बत। इसी तरह वो नेक्स्ट सेंटेंस में लिखता है द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज अबाउट 15 टाइम्स दैट इन गैसेस। यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो है हमारे पास सॉलिड में 15 गुना ज़्यादा होती है गैसेस के निस्बत। और एक उसने एग्जांपल भी दे दी है कि अगर जो है हमारे पास 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस वक्त स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू जो होती है वो 343 मीटर पर सेकेंड होती है हमारे पास। एंड में एक फार्मूला है v इज इक्वल टू एफ लेंडा, ये रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड, ये पीछे एक टॉपिक है उसमें ये ड्राइव भी हुआ है। तो फिलहाल v इज इक्वल टू एफ लेमडा इस फार्मूले के ज़रिए से स्पीड ऑफ साउंड मालूम की जा सकती है, वेयर v इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, f इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड एंड लेमडा इज़ द वेवलेंथ ऑफ द साउंड। और हमें फर्दर ये भी पता होना चाहिए कि अगर जो है हमारे पास जो है वो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, और या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो वेरी करे, या ह्यूमिडिटी चेंज हो, तो ऐसी सूरत में स्पीड ऑफ साउंड में भी वेरिएशन आती जाती है। तो ये स्पीड ऑफ साउंड जो है ये स्टार्ट से लेके अप टू वेव्स तक जो है ये हमारा कंप्लीट जो है पैराग्राफ शामिल है इसमें, अप टू वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। तो अगर क्वेश्चन आ जाए स्पीड ऑफ साउंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक्सप्लेन करें, तो हमने ये कंप्लीट लिखना है।